बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया। अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तज़िया निगार जनाब MS अज़हर कुरैशी साहब, जो कि मुदब्बर किस्म का तज़िया करते हैं और आप ऑडियंस को मुफीद मालूमात फराहम करते हैं। और इसके साथ साथ जो मौजूदा जो दौर चल रहा है और इसके अलावा हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, अपोजिशन में हैं, उनके बारे में जो इनकी बेहतरीन जो तज़िया है वो आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आज का मौजूद है नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हज़ारा कोयटा का एक इलाका है जहाँ पर अक्सर उन लोगों के साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती होती चली आ रही है मुख्तलिफ अदवार में। इस बार फिर उनके साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। मच में उनके 13 लोगों को शहीद कर दिया गया और वो लोग सख्त सर्दी में जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे, वो हमारी दादरसी करेंगे, हमारे सर पर हाथ रखेंगे तो हम इनकी तदफीन करेंगे, वरना हम तदफीन नहीं करेंगे। तो आगे से जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जस्ट ट्वीट किया है, जो उनके जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ट्वीट करते हैं तो ऐसे हमारे यहाँ इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि जी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बड़ा रंज है, मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो मुदब्बर किस्म का एक जो है तज़िया करें कि इमरान खान साहब पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब के आपने मुझे इमरान नियाज़ी साहब के हवाले से कुछ बोलने के लिए मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आज जो है अपनी कौम से मुखातिब होना चाहता हूँ जी। और उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उस शेर से मैं आज अपनी गुफ्तगू आगाज करना चाहता हूँ। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी उनकी सजा है। तो नियाज़ी साहब जो हैं वो हमारी कौम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि इनका कौल और फेल, जैसा मैं माजी में भी कहता रहा हूं और बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि जब ये कंटेनर पर थे तो ललकार ललकार कर बड़ी गरजदार आवाज में माजी में जब एक सानिया हुआ था इसी कौम के साथ, तो ये जरदारी को झंझोड़ कर ये कह रहे थे कि जाओ वहां जाकर देखो क्या हुआ है। वो लोग लाशें लेके बैठे थे, पहुंच गए थे ना? नहीं, खुद पहुंचे थे, वहां पहुंचे नहीं, खुद तो पहुंचे थे और खुद पहुंचने के बाद कौम के जो उस वक्त के लीडरान थे, जो हुकूमत के सरबराह थे, आसिफ अली जरदारी सदर थे, उनको ये ललकार रहे थे, उनको ये पुकार रहे थे, आओ आकर देखो यहाँ क्या हुआ है। और आज जब आप खुद सरबराह हैं तो आप ट्यूट से काम ले रहे हैं। भाई आप जिसके ऊपर मुझसे तबसरा करने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्या क्या ना कहूँ, कहें। और जो कुछ कहूँगा आप ये कहते हैं कि जनाब अली, देखिए ये वो शख्स है, ये वहां क्या जाएगा उन लोगों के पास। ये वो शख्स है कि जब ये कौम की रहनुमाई करते हुए, अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अवाम को हुकूक दिलाने की बात कर रहा था, अवाम को जाबिर जालिम और क्या नाम है लुटेरों से निजात दिलाने की बात कर रहा था, उस वक्त का भी इसका किरदार आप देखें ना, दोगला है। इसके जलसों के अंदर जाने वाले दम घुटने से मर गए, क्या कभी किसी के घर गया ये? नहीं है। लोग जलसे के अंदर एक्सीडेंट का शिकार हुए, स्टेज से गिरे और दूसरी जगहों से गिरे, बैनर लगाते हुए मर गए। कारकुन इसके कौन? बैनर कौन लगा रहा था? इसका कारकुन ही लगा रहा था ना। जलसे में कौन शिरकत कर रहे थे? इसके कारकुन थे, कौन? नौजवान थे, वो जहां भाग हो गए, ये उनको पूछने नहीं गए। तो ये जनाब अली, मैं ये कहता हूं ये खूनी दरिंदा है, ये डाकू है, बहुत बड़ा खूनी दरिंदा है। और खूनी दरिंदा मैं इसलिए कह रहा हूं इसको
कि इसने हुकूमत में आने से पहले जब कंटेनर पे खड़ा हुआ, तकरीर का सिलसिला शुरू किया, जलसों का सिलसिला शुरू किया, तो अवाम की और कारिंदों की अपने 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 पीटीआई के वर्ष की जान यानी उनके खून के ऊपर चढ़कर कदम पर कदम रख के ये ऊपर पहुंचा। और जब इसने 126 दिन का धरना खत्म किया तो उस पर भी इसने एक, जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा, जिसे एक तो ड्रोकोला होता है, एक छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा ड्रोकोला था। इसने जनाब अली 156 या 58 कितने बच्चों की जान ली और फिर ये धरना खत्म किया, उसको पोस्टपोन किया। उससे पहले ये बैठा हुआ था। सर इसने तो जान नहीं लिया, ये जनाब इसको रिलीफ उसी सूरत में मिला है कि बच्चों की जान गई है, तो जनाब अली इसने जान छोड़ी अवाम पाकिस्तान की, जब ये इसके पास कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक किसी के इशारों पर आकर बैठ गया था वहां पर और उनके इशारों पे नाचता रहा और बाकायदा बताता रहा कि अभी इंपायर की उंगली उठेगी, अभी इंपायर की उंगली उठेगी, अभी उठेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज एक्टर है, धोखाधड़ी का मास्टर है। और इसने जब 126 बच्चों 158 या 62 बच्चों की जब जान ले ली तो फिर जनाब अली इसने वो धरना खत्म किया, चला गया। तो जब इसके पास कुछ नहीं था, अब तो इसके पास हुकूमत है जनाब। अब तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने उस वक्त इसको जान छुटवाई थी, बच्चों की जानों का नजराना दिलवाकर, अब इसके पास हुकूमत है, मुल्क वतन पाकिस्तान की हुकूमत है। अब ये अवाम के साथ क्या करेगा? आप इसको बड़ा हल्का लेते हैं, आप कहते हैं जी बड़ा भोला है, बड़ा मासूम है, वो जानता नहीं है, वो तो सिर्फ एक खिलाड़ी था। वो खिलाड़ी नहीं है जनाब, वो वाकई खिलाड़ी है, वो हर चीज में खिलाड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ कितना प्यारा खिलाड़ी है, कितने आसानी तरीके से खेल खेलता है और जनाब अली अपने सारे काम निकाल जाता है। ऐसा अनाड़ी है कि जनाब अली इसने रातों रात 12 एकड़ पर जनाब अली वो बनवा दिया, गुरुद्वारा बनवा दिया। अनाड़ी था ना, रातों रात बन के तैयार हो गया, पैसे पाकिस्तानी कौम के खर्च हो गए, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। एक ऐसा अनाड़ी था जिसने सालों से लटका हुआ आसिया मलूना का केस रातों रात कंप्लीट कराया, उसको जनाब अली मुल्क से बाहर निकलवा दिया। ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी था जनाब अली, ये कि इसने अपनी आपा का 3 करोड़ के अंदर अरबों रुपए की जायदाद सेटल कराई, वो अदालत में भी पेश नहीं हुई और सारा मसला सेटल हो गया, वो उनकी जायदाद सारी लीगल हो गई। ऐसा बेहतरीन अनाड़ी था ये कि जनाब अली इसने अपनी बनी गाला को रातों रात जनाब अली लीगलाइज कराने के लिए नया कानून बनवा दिया और उस कानून के तहत वो लीगलाइज हो गया। लेकिन अवाम दोस्त इतना था, इतना बेहतरीन अवाम दोस्त इंसान है ये कि जो गरीबों के ढाबे हैं उनको ढाता चला जा रहा है, गरीबों के ढाबे ढाता चला जा रहा है। अगर ये अवाम के वोट से आता, अवाम के वोट लेकर आता, तो मैं ये समझता हूं यकीनन ये अवाम की फलाह और बहबूद के लिए कोई काम करता। बिल्कुल। अब तो सूरत हाल ये है कि ये तो आया है जिनके इशारों पर और जिन्होंने इसको जनाब अली अपना रेबर और रहनुमा बनाकर भेजा है, उनके लिए जनाब अली ये काम कर रहा है, उनको सहूलतें फराहम करा रहा है, उनके लिए जनाब अली सारी कानून के अंदर तब्दीलियां करवा रहा है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अंपायर अब उंगली क्यों नहीं उठा रहा है? अंपायर की उंगली को इसने मोड़ दिया जनाब। नहीं, अंपायर की उंगली या तो ऐसी खड़ी होती है या फिर छक्का होता है, मुझे लग रहा है वो ऐसे दोनों हो गए। अब असल में क्या है कि अंपायर जो है ना, इस वक्त वो अंपायर जो है वो सारे मामला निपटाते अंपायर थक गया है, कुछ देर वो सो रहा है, सांस ले रहा है अंपायर। तो जब वो जागेगा तो उसे पता चलेगा कि खेल तो औंधा हो गया, उलट गया, खेल उलट चुका है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत अनाड़ी आदमी है, पागल है, लोग कहते हैं यार बिल्कुल सीधा साधा है, उसको कुछ पता नहीं था और खुद भी ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है ना कि सारी चीजें इसने अरबों रुपए का फायदा 300 अरब रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किन लोगों के कर्जे माफ किए, जरा उनकी लिस्ट तो निकालिए। उसमें कितने अवामी लोग हैं, कितने जनाब अली दूसरी जमातों के लोग हैं और कितने पीटीआई के लोग? 12 से 13 अफराद हैं टोटल। 300 अरब रुपए उनके माफ किए। तो वो फायदा किसको पहुंचाया? उन लोगों को पहुंचाया जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया था। तो ये सारे काम जो कर रहा है, इनके अपने एटीएम्स को फायदा पहुंचाया, बिल्कुल अपने एटीएम्स को जनाब अली ये फायदा पहुंचा रहा है। और जो है उनको जो है मुसलसल जनाब अली ये हर तरीके से हर जगह आटा, चीनी और दूसरे चीजों के अंदर उन्होंने खूब रख के चूजा लगाया
उसके बाद जनाब अली फिर वो दंदनाते फिर रहे हैं मुल्क के अंदर। यानी इस समय कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इसको सिर्फ नजर आ रहा है क्या कि जनाब अली मैं किस तरह से फलू फूलू और मेरी हुकूमत किस तरह से बरकरार रहे, ये सारा चीज इसको नजर आ रहा है और इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। जहां तक बात ये अनाड़ीपन की, तो इतना अनाड़ी है जनाब अली, जैसा मैंने आपको बताया कि जनाब अली सारे मामला इसने कर लिए। अच्छा मजे की बात देखिए, जब अपोजिशन में था तो 25 से 60 अरब की या वो थी, क्या नाम है, जगला बस जो बन रही थी, जो मोटरवे जो बन रहा था उसका क्या नाम है, उसको 25 अरब का था, मेट्रो बस। तो उसके खिलाफ बड़ा वावेला, ये जनाब ये गलत है, पैसा आवाम का बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। फिर जनाब खुद बीआरडी शुरू कर दी। अच्छा बीआरडी शुरू कितने से हुई और वो जाके खत्म कितने पे हुई, उसके खिलाफ केस नहीं खुल रहा अदालत के अंदर। वो तो भाई 48, 45, 36 अरब से शुरू करके 150-60 अरब पर चले गए, धक्के लगा के स्टार्ट होती है, सही ना, आप धक्के लगा के वो तो उसके खिलाफ कोई। अब तो ये अगर ये अवाम के वोट से आता तो अब देखे, अगर ये अनाड़ीपन में सारे काम कर रहा तो कोई अनाड़ीपन में एक ऐसा काम तो कर जाता जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो जाता। फलाह के लिए किया है ना जी, बिजली के रेट बढ़ा दिए, वो तो अवाम की फलाह और अवाम को असल में तकलीफ से निजात दिलाने के लिए ये रेट बढ़ा रहा है। नहीं अवाम को मारे दो ताकि जान छूटे, मरीज का इलाज ना करो, उसको मार दो। अच्छा आज एक बात मैं खास तौर से इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अजीज है, उनकी मदर इन लॉ बीमार हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा सही है। अब आप देखिए, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, एक तो सरकारी हॉस्पिटल होता है। हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, जो नीम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, और मैं नाम लेने नहीं चाहता हॉस्पिटल का, उन्होंने कहा जी हमें इनको जो है आईसीयू में रखना होगा। अच्छा पहले उससे कहा जा रहा है जी 6 से 7 दिन तक जो ये आईसीयू में रहेंगे। डॉक्टर को पता है ना कि इन्हें 6 से 7 दिन आईसीयू में रखेंगे वरना ये मामला सही नहीं होगा। अच्छा जी कितना खर्चा आएगा जी, जो मैं आप बता रहा हूं वो मिनिमम वाला आईसीयू में रखने के लिए एक मरीज को मिनिमम खर्चा जो उन्होंने बताया, मेडिसिन और के अलावा मेडिसिन जो दी जाएंगे उसके अलावा जो डॉक्टर वो आएंगे विजिट करेंगे आईसीयू में, जो उनको मॉनिटर करेंगे, 65,000 पाक रुपीस एक दिन का जनाब। ये सबसे अच्छा 6 दिन के पैसे एडवांस जमा करा दें। अच्छा अब एक गरीब बेचारा जो मुतवस्सित तबके का, गरीब तो खैर जा ही नहीं सकता, गरीब के लिए तो सिर्फ खबर है, नियाजी साहब की तो हुकूमत दौर के अंदर खबर है, वो भी महंगी कर दी है, उसके भी पैसे चार्जेस हो गए, 300 से 1200 पहुंच गए। सुनिए हर चीज क्या इस तरह रेट पहुंचा है, 100 से 300, 300 से 1200, 1200 से 3600, हर चीज का रेट इस तरह से बढ़ाया इन्होंने। तो जो मुतवस्सित तबके का आदमी या जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, अब आप बताइए उसकी महीने की आमदनी कितनी है, 65,000 70,000, वो चलो बहुत ज्यादा लगा लें, लाख लगा लें, उसके बाद जी एक रात का आपको जो है खर्चा 65,000 देना पड़ेगा। 5 दिन के पैसे एडवांस जमा करा दें, फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, फिर आईसीयू में लेके जाएंगे। यह एक बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत छोटे हॉस्पिटल का खर्चा जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत चार्ज कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट में जाएं तो मरीज को अगर आप लेके जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि आईसीयू की जरूरत है, तो कम से कम मिनिमम जो खर्चा है एक दिन का हॉस्पिटल के अंदर, जो दुनिया की ये मिसालें देते हैं ना, चीन की, यूके की और जनाब फ्रांस की, दूसरे मुल्कों की, वहां पर अगर मरीज मर रहा होता है तो कहते हैं पैसे की छोड़ो, पैसे की बात बाद में आएगी, पहले आप मरीज को लेकर आओ, उसका इलाज कराते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे मुल्क में क्या है, वो कहते हैं जनाब एक 24 घंटे का खर्चा आईसीयू का प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एवरेज है वो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस है। यानी अब हम इस देश पे पहुंच गए हैं कि अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपने उन रिश्तेदारों का जो किसी भी वजह से बीमारी में मुब्तला होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो उनका इलाज भी नहीं करा सकते। 1.5 लाख तो सर ये तो अफोर्डेबल ही नहीं। आप बताइए ना, ये 5 स्टार होटल्स के अखराजात से भी ज्यादा जनाब हॉस्पिटल के, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे हर जगह तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत सारी रेगुलर अथॉरिटी हो सकती है।
वो भाई ये कौम को आप मदीने की रियासत का तस्वर दे रहे हैं, आपको इलाज तालीम फ्री देना है। ये जो है ना इस टाइम इमरान खान साहब जो है ना सो चुके हैं, ये देखिए ये जिस मकसद के लिए आया था उस तरफ जा रहे हैं। अभी एक चीज और आपको बता दूं मैं आपको, आपने बात शुरू की थी हजारा बरादरी के हवाले से, तो वो मैंने बताया इनका, आप क्लिप वीडियो क्लिप इनके पुराना तकरीर के मौजूद है, अगर आप चाहें तो शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। इन्होंने चीख के कहा, लोगों को इल्जाम दिया है, गिरबान से पड़ के घसीटेंगे इसको, ये करेंगे इसको करेंगे, कर तो ये कुछ नहीं सकते। ये इन्हें पता ही नहीं इन्हें करना क्या था। असल में इनको सिर्फ ये था कि मेरा नाम हो जाए, मेरे प्राइम मिनिस्टर का मेरे नाम पर ताज लग जाए, मेरे सर के ऊपर वो लग गया। अब जो बैरूनी आका इनसे जो काम ले रहे हैं ये वो काम कर रहे हैं। आसिया मदीना को जो निकाला कोई मामूली बात थी, जो बनाया गुरुद्वारा बनाया कोई मामूली बात थी। इस्लामाबाद में एक मस्जिद थी जो पुरानी मस्जिद थी, पार्टीशन से पहले से बनी थी, उसको जनाब ढा दिया गया, और उसी के बराबर में जो गुरुद्वारे की सॉरी मंदिर बनाने की इजाजत दी गई गवर्नमेंट ने। अब ये सारे मामला जो हो रहे हैं, इससे जो चीज सामने आती है, जो आपने कल कही थी कि जनाब अली इन्होंने यहूदी की जाके जो है कैंपेन चलाई मुसलमान के खिलाफ, जनाब अली ये खड़े हो गए, तो ये आपको खुल्लम खुल्ला अगर अभी भी हमारी आवाम को नजर ना आए, मैंने जो शेयर पढ़ा था, तो भाई ये आपके लिए सजा है। ये शख्स जो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते हैं कौम की फलाह और बहबूद के काम के लिए, तो आपके लिए सजा ये आपके हुक्मरान है। और खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली आज तक, जिसको दाव आप अपनी हालत के बदलने का ये हमने सुनते आए हैं। बिल्कुल। तो आज जो हमारे साथ गुजर रहा है वो इसी वजह से गुजर रहा है। अब जो ये कहानी लेके जा रहे हैं ना नियाजी साहब, अभी एक चीज और जो सामने आई है और जो बड़ी तकलीफ दे बात है, मैं आपको बताऊं। नियाजी साहब वहां जो नहीं जा रहे ना, ये इनको भी बड़ा महंगा पड़ेगा, ये बता दूं। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खलफिशार पैदा हो। अच्छा। क्योंकि वो एक खास तबका है और उसमें एक एलिमेंट खास तौर से मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इस चीज को हवा दी जा रही है, इस चीज को बेस बनाकर मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्रिएट की जा रही है। अब देखिए कराची के अंदर 9 मुकामात के ऊपर उन्होंने धरने दे दिए और हुकूमत को, जी जनाब हमारे लोगों के साथ शुरू। अब कराची में सिलसिला शुरू हुआ है, पंजाब में भी शुरू होगा, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है, ये बताइए मुझे आप। मेरा सवाल फारूक साहब आपसे, आप सीनियर वो है, इसके पीछे से जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं, तो वो ही ये काम कर सकती हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन है? जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें, हमारा पड़ोसी इंडिया, हमारा पड़ोसी ईरान, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान या इसराइल। पड़ोसी भी हो सकता है, इसराइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नहीं जनाब, मैं कंडम करता हूं आपकी इस बात को जी। तो हमारी मुल्क दुश्मन कुव्वत हमारे अपने इदारे हैं, ये सारा गेम उन इदारों का फैलाया हुआ है। अच्छा। और नियाजी साहब उसको हवा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए कि ये कोरोना की आड़ में जितने छुप सकते थे छुप गए। अब ये क्या कहते हैं कि बिल्ली खाए ना तो उधार तो दे कम से कम। अब ये चाह रहे हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, अनारकी फैले, कौम रोड पर निकले, सड़कों पर निकले, आपस में दस्ते गिरेबान हो, एक दूसरे को मारे, और वो कुव्वतें जिन्होंने इनको हुकूमत दिलवाई थी ये हुकूमत उनको वापस कर दे। अच्छा, यानी कि पूरा एक प्री प्लान गेम, बिल्कुल प्री प्लान गेम हो रहा है। अच्छा, तो इसका फिर मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क उसी तरफ जा रहा है जहां से अब तक चलता है। कहां से चलता है? 1947 से जहां से चलता है, वहीं खड़े हुए, वहीं के वहीं खड़े हुए। 100 साल होने वाले वहीं खड़े। अब फिर दोबारा आ जाएगा हमारे साथ कोई ना कोई डिक्टेटर, वो आगे मुल्क को संभालेगा। ये अवामी नुमाइंदों के हाथ में इमरान नियाजी हुकूमत देने के हक में नहीं है। तो किनको देने के हक में? ये उन्हीं को देगा जिन्होंने इसको हुकूमत दिलवाई थी। अच्छा, ये बात है, हम रेफरी को दे देगा, रेफरी को दे देगा। भाई तुम संभालो, भाई कोच, रेफरी, एम्पायर तुम संभालो, मैं जा रहा हूं, मेरे बस से बाहर नहीं। इसको डंडे मार के जूते मार के निकाला जाएगा, तो ये वही लोग निकालेंगे और भी करेंगे। तो ये मुल्क में रहेगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा। सर ये अगर बचेगा तो रहेगा ना, जो इसके करतूत है इसको कोई ना कोई छोड़ेगा नहीं इसको, ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको। अच्छा जी जनाब, इसके करतूत ऐसे हैं, जो कुछ इसने किया है सही है। ये सलमान ताशिर का हशर आपके सामने है, ये कादियानियत को हवा देने वाला, उनको परवान चढ़ाने वाला, ये बहुत बड़ा जालिम जाबिर, और ये जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर है। पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये आपके अमाल का, हमारे अमाल का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अजाब इमरान नियाजी की सूरत में दायर हुआ है, मुसल्लत हो चुका है। मुसल्लत हो चुका है।
तो इससे छुटकारा कैसे हासिल होगा? इसका छुटकारा एक ही सूरत में होगा, वो बहुत सारे तरीके हैं। कुव्वतों के पास, बिरनी कुव्वतों के पास ज़ियाउल हक कैसे गया था आपको पता है, बेनज़ीर कैसे गई थी आपको पता है। ये तो गलत तरीका है। नहीं, गलत तरीका नहीं है। जमहूरी तरीका होना चाहिए। जमहूरी तरीका क्या है? जमहूरी तरीका तो वहां होता है जहाँ जमहूरी मीडिया को सपोर्ट करें, क्या जमहूरी हुकूमत हो। आवाम को बताएं, आप आवाम को हम बता रहे हैं, अपोजिशन आवाम को बता रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं। अपोजिशन को मशवरा दिया था, उनके कान तक बात पहुंच गई है, वो कर रहे हैं, सिर्फ पे बढ़ रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अल्लाह करे ये तो और मजबूत हो जाएंगे अभी सेनेट इलेक्शन में। अल्लाह करे। नहीं, सेनेट का इलेक्शन तो होता है, पता नहीं होता, अल्लाह नहीं हो रहा फरमाए। भाई ये जनवरी का महीना बड़ा अहम है। आप ये जो इंतजार जो फैलाया गया ना, ये हवा जो दी जा रही है, इसको देखें, इसका रुख किधर जाता है। आप 31 जनवरी तक इंतजार करें सेनेट का इलेक्शन के मुताबिक तो इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, ऊपर तो जाना है ना। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, तो कोई भी जा सकता है। आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे। मेरी कोई ना कोई ले जाएगा इन्हें, जाने वाला अल्लाह और उसके महबूब को जाने वाला कोई ना कोई इनको लपेट के ले जाएगा। वो तो अल्लाह ताला खैर करे, वो लपेट के ले जाएगा। नहीं कहना चाहिए सर। नहीं, जो चीज सामने आ रही है वो बयान कर रहा हूं मैं आपको। जो मेरी प्रेडिक्शन है, ये इमरान खान साहब मुझे 2023 तक, कल परसों तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं, जो अभी जो मुझे नजर आ रहा है, आप दूसरे रोज आपकी प्रोडक्शन तब्दील हो जाती है। आप हर दूसरे तीसरे रोज अपना जो था वो तब्दील कर लेते हैं बयानिया। ये तो आप पीडीएम ना बने, पीडीएम ना बने और न्याजी भी ना बने। लेकिन असल में कोई मुकाबला नहीं है, न्याजी है, ये बताइए। मैं तो डोगर हूँ। आप डोगर है तो डोगर है ना, डोगरों की तो बड़ी शान है, बड़ी आन है, बड़ी बान है जना। मसला आप पहले तजिया करें कि आप क्या कह रहे हैं। क्या मसला ये है कि इमरान खान साहब के मुकाबले का कोई लीडर नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के पास कोई क़यादत ही नहीं है। आप एक ऐसे बेहुदा शख्स को लीडर कह रहे हैं। आपके नजदीक होंगे, इनके मुकाबले आपके नजदीक होंगे, इससे बेहतर सैकड़ों पड़े में, हजारों पड़े में। आप बताइए कोई एक का नाम बताइए। अब्दुल कदीर खान है, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो बेचारा, उसको तो अपनी 92 साल का क्या नाम है, डॉक्टर मातिर मोहम्मद। नहीं, वो असल में वो बीमार रहते हैं। डॉक्टर कदीर के अलावा बताए ना कोई और। बहुत है। जब वो कहते हैं ना, गुजड़ी के इलाज बहुत सारे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, तो ये बहुत सारे आप जो आपके प्रोडिक्शन के मुताबिक इमरान खान साहब जो है किसी वक्त भी लपेटे जा सकते हैं। बिल्कुल लपेटे जाए, ये जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, हाँ। वैसे एक चीज में तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा कि इन्होंने सफाकियत की इंतहा कर दी है कि कोई भी सानिया जो है मुल्क के अंदर, ये उनके दादरसी के लिए नहीं गई। देखिए, एक बहुत बड़ा आलमिया है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या देर है अंधेर नहीं। जी। और जब वो पलटता है ना, वो किस तरह से पलटता है आप देखिए। अभी देखिए, यहाँ मलेशिया में एक तो इस तरह के हादसा हुए हैं छोटे, हालांकि उसमें तो लोग भी कम मरे हैं। यहाँ का जो बादशाह जो है वो भी ताजियत के लिए चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं। और हमारे मुल्क के जो सिविल हुकूमतें हैं, जो सिविल हुकूमतें हैं, जो अवाम दोस्त हुकूमतें हैं, जहाँ पर जमहूरी निजाम है, वो लोग अपने अवाम की गम में बराबर के शरीक होते हैं। जाते हैं कि इमरान खान साहब किसी भी जगह नहीं गए आज तक। रियाजी साहब है ना, वो तो अपने खुला ऊंचा रखते हैं। ये तो फिर गलत बात है ना। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और ये अजाब है पाकिस्तानियों के ऊपर। तो इमरान नियाजी की सूरत के अंदर इसको झेल ले। 2023 तक तो बहुत दूर है जनाब। अभी आप देख तो सही है 21 में क्या होता है, 23 तो बहुत दूर है। बहरहाल अल्लाह ना करे कि 2023 तक हमें झेलना पड़े। अगर झेलना पड़ा तो सोचो, आवाम कब्रें तो खुद रही हैं धड़ाधड़। जो अल्लाह ताला ने जो करना है बेहतर करना है हमारे मुल्क, अल्लाह बेहतर इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आप लोगों को। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब M.S. सतर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।